recording started. Okay, we are doing question 8. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्वेश्चन लेना है तो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो देखने वाले डायरेक्टली ये नहीं देख सकते हैं, आपको पहले वीडियो नंबर 1 वगैरह देखना होता है। यू हैव टू स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम वीडियो 1। ओके, इंटर सीए का लेक्चर है अपना। चलो, see, receipts furnish you with the following information relating to his business: assets and liabilities, 1st January, 31st 12. Furniture, stock, data, creditor, prepaid expense, unpaid expense, cash in hand and बैंक साथ में दिया गया है। Receipt and payment, collection from debtors after allowing discount of 1500 amounted to 58,500. Collection on discounting of bill of exchange after deducting discount of 125 total 6215. Creditors of 40,000 were paid, 39,200 in full settlement. Payment for freight inward, amount withdrawn for personal use, payment for office furniture. Investments carrying annual interest of 4% were purchased at 96 on 1st July. Payment made thereof. Expenses including salary paid, miscellaneous receipt, bill of exchange drawn and accepted by customer during the year 10,000. Bills were 2,000 were endorsed to creditor. Of this endorsed bill, 400 dishonored. Goods costing 900 were used as advertising material. Goods are invariably sold to show a gross profit of 33 1/3% on sale. Difference in cash book, if any, is to be treated as further drawing or introduction by Sri Rasid. Provide 2.5% of doubtful debts on closing date. Rasid asks you to prepare trading profit and loss account and balance sheet as on that date. पता है हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। क्या हमको कन्वेंशनल ट्रायल बैलेंस दिया गया है? रेगुलर लाइक 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस है? नहीं है। जब भी फाइनल अकाउंट बनाना है मगर ट्रायल बैलेंस नहीं है, इट इज ऑलवेज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो देखने वाले पोस्ट करके वीडियो लिखना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन। अब हम इसके पर सम पर चलते हैं। क्या क्या लाइन ड्रॉ करेंगे? ऑब्वियसली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की तो लाइन ड्रॉ करेंगे, बट वी लिटरली रीराइट द होल बुक्स। क्या हमें ओपनिंग बैलेंस शीट लगेगी? यस। बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, यस, क्योंकि ट्रांजेक्शन है। देखो ना, एडजस्टमेंट सी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। फिर बिल्स पेबल के ट्रांजेक्शन नहीं है, वरना वो भी ड्रॉ करते थे। अच्छा, फिर डेटर्स लगेगा, यस। क्रेडिटर, यस। कैश बुक, यस। क्या सोच रहे? कैश बुक में कैश बैंक अलग कॉलम होगी या सिंगल कॉलम है? सोच के बोलिए, क्या कैश बुक में कैश बैंक अलग कॉलम होगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखो ना, बैलेंस शीट में भी कंबाइन दिया, नीचे किधर भी कैश चेक वर्ड ही नहीं है, तो सिंगल कॉलम होगी। कम ऑन, लेट्स ड्रॉ लाइन। मैं भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी लाइन ड्रॉ करो। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन ले लिया है। लाइन ड्रॉ करो। चलिए, लेट्स स्टार्ट द लाइंस। लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो हेडिंग नहीं दिया मैंने। ओह, हेडिंग नहीं दिया, मुझे हेडिंग देना चाहिए था।
क्या ईयर है? 31 दिसंबर 2003। क्या नाम है? श्री रशीद। आपको लाइन ड्रॉ करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, नॉर्मल फर्म्स है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लाइन ड्रॉ करनी है। बीआर अकाउंट, फिर डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। फिर कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस शीट मिस कर दी मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट भी आप बना दो। नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूँ, फिर बी आर अकाउंट उसके नीचे बना देता हूँ। उसके नीचे बी आर अकाउंट बना देता हूँ।
फिर कैश बुक। आपको पता है कैश बुक ये प्रॉब्लम में कैश एंड बैंक कंबाइन अकाउंट है। ये प्रॉब्लम में कैश एंड बैंक कंबाइन अकाउंट है। सिर्फ 12 लाइन्स में हो जाएगा। देखो हमारा सब लाइन रेडी हो गया है। ऑल माई लाइन्स आर ओवर। क्या क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, बीआर अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, कैश बुक। हम सब कैसे स्टार्ट करते हैं? उसके लिए हम कैलेंडर पिक्चराइज करते हैं। क्या दिख रहा है कैलेंडर में? मुझे कैलेंडर में जनवरी टू दिसंबर दिख रहा है। जनवरी क्या होता है? अरे ओपनिंग होता है। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन लेते हैं, फिर चलते चलते ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं, फिर एंडिंग में पहुंचने पर क्लोजिंग बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन लेते हैं। हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट लेंगे, फिर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर लेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट लेंगे। क्या शुरू करें? क्या हम लोग शुरू करें? बोलिए, क्या हम लोग शुरू करें? अरे हाँ तो बोलो। यस सर। ओके, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रांजेक्शन लिख डालो। ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रांजेक्शन लिख डालो। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो इधर मैंने ड्रॉ किया है, उसके ट्रांजेक्शन लिख डालो। ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रांजेक्शन पहले ही लिख दो। चलो, आई थिंक सो हम लोग शुरू कर सकते हैं। करेक्ट? आई थिंक सो वी कैन स्टार्ट। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर, स्टॉक, डेटा क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, कैश एंड बैंक। लिखना स्टार्ट कर दो। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी है वो सब ट्रांजेक्शन लिख दो। सो दे आर फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस शीट में है फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस में है स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में है डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में है क्रेडिटर्स, सो हम कैलेंडर पिक्चराइज कर रहे हैं। जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट जनवरी मंथ मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। फिर अनपेड एक्सपेंस, फिर कैश बैंक। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दिया। अब तुमको तो पता है ना, पूरा प्रॉब्लम में दो ही रूल है, एक है रूल नंबर 1 एंड एक है रूल नंबर 2। क्या है ये रूल नंबर 1? वेरी सिंपल।
जो भी ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है ब्रिंग डाउन सेम साइड। रूल नंबर 1, जो भी ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है ब्रिंग डाउन सेम साइड। जैसे फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे परचेस सेल डेप्रिसिएशन होता है 2-3 लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। एक्सपेंस पीएनएल की आइटम है। कैश बैंक अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अनपेड एक्सपेंस पीएनएल की आइटम है। शुरू हो जा। फर्नीचर 6000 बैलेंस शीट में इनर कॉलम। 1 2 3 लाइन छोड़ दो। फर्नीचर बैलेंस शीट में। स्टॉक बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक। Rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. आगे debtors 16,000, debtors 16,000, प्रीपेड एक्सपेंस। याद रखना एक्सपेंस पीएनएल की आइटम होती है। प्रीपेड मतलब क्या? लास्ट ईयर वी हैव पेड एक्स्ट्रा मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ करंट ईयर, क्योंकि बेनिफिट करंट ईयर में मिलने वाली है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस माना जाएगा। सो पीएनएल में एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट, ये हमारा पीएनएल है, ये हमारा ट्रेडिंग पीएनएल है। ओके, दिस इज अवर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। एक्सपेंसेस, जितना भी कैश और चेक से मैं एक्सपेंसेस दिया होगा उसमें आई विल से एड ओपनिंग प्रीपेड। उसके बाद में भी 1 2 3 4 5 लाइन है। Rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. Rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. So prepaid expense P&L में आ गया, डेबिट में if you write same side plus करते हैं, the meaning is we have paid for the current year some money earlier. Next, last, cash and bank bring down same side. Cash bank bring down same side. Cash bank. Then creditors bring down same side. Then unpaid expense P&L में unpaid माने outstanding. What is the meaning? लास्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस देना बाकी है। डोंट से बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, गलत जवाब। ये तो लास्ट ईयर का है, ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाता है। देखो कैसे लिखता हूँ। रूल नंबर 1, ब्रिंग डाउन सेम साइड। क्रेडिट में आना चाहिए। इफ यू राइट ऑपोजिट साइड लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मीनिंग क्या है? whatever expenses we have paid during the year 2000 we have paid for last year, ऑटोमेटिक मीनिंग हो जाता है एनपीओ का। उस टाइप में हम 12th में करते थे। रूल नंबर 1, दोज ट्रांजेक्शन विच कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ब्रिंग डाउन सेम साइड। सो प्रीपेड डेबिट में डेबिट साइड प्लस हो गया, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में क्रेडिट साइड ऑपोजिट साइड लिखा तो माइनस हो गया। सो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म हो गया। कैलेंडर पिक्चराइज करो, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी माने ओपनिंग खत्म हुआ, अब ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर लो। अब रूल नंबर 2, all the transactions which do not come in opening balance sheet. I said all the transactions which do not come in opening balance sheet, 2 type, 1 debit 1 credit. चलिए अब क्या क्या है ट्रांजेक्शन। पहले मैं ओपनिंग लिया, अब मैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर लेने वाला हूं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखो कैश बैंक डिफरेंशिएट नहीं है, कहां भी कैश चेक नहीं लिखा है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 1500 अमाउंटेड टू 58,500। सो एंट्री कर दो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये सिंपल एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। 58,500 डिस्काउंट डेबिट टू डेटर्स। सो कैश डेबिट 58,500,
Cash debit 58,500. To debtors. Cash debit 58,500. Discount debit 1,500. Discount debit 1,500. Discount debit 1,500. Cash debit 58,500. Discount debit 1,500. PNL में आएगा. To debtors. Debtors में buy cash, buy discount. Cash debit 58,500. Discount debit 1,500. To debtors. Cash debit, discount debit to debtors. आगे. Collection on discounting of bill of exchange after deduction of discount of 125 by the bank total 6215. So cash debit 6215. Discount debit 125 to BR. Posting कर दो. Cash debit 6215. Cash debit to BR. Discount 125. Discount on BR. Discount on BR 125. Cash debit 6215. Discount on BR PML 125 to BR. So BR में buy cash, buy discount, cash debit 6215, discount debit 125 to BR. Cash debit, discount debit to BR. Cash debit, discount debit to BR. चले आगे. आगे क्या है? Creditors of 40,000 were paid 39,200 in full settlement of their dues. Posting कर दो. So creditors are paid 39,200 in full settlement. Creditors debit to cash to discount received. Creditors of 40,000 are paid 39,200 in full settlement. So creditors to cash to discount. Creditors to cash to discount. Cash में buy creditor 39,200 in full settlement. Creditors to cash to discount received. Discount received पता है ना आपको इनकम होती है. Discount received. Creditors of 40,000 are paid 39,200 in full settlement. So creditors to cash to discount. Creditor में debit, cash में credit, discount income credit P&L में. Creditors to cash to discount. चले आगे.
Payment for freight inward to cash, amount withdrawn for personal use, drawing to cash, payment for office furniture to cash, investment carrying annual interest 4% were purchased at 96, investment to cash, expenses including salary paid, expenses to cash, miscellaneous receipt, cash to miscellaneous receipt. एक काम करते हैं, पहले कैश बुक में लिख देते हैं, फिर सेकंड इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है? First, let's complete the cash book, then we'll give the second effect. क्या क्या था ट्रांजेक्शन, देखो याद है आपको? क्वेश्चन देख लो. फ्रेट इनवर्ड, बाय फ्रेट इनवर्ड कितना है? फ्रेट इनवर्ड 3000. फिर अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स, फ्रेट इनवर्ड के बाद ड्रॉइंग, फिर पेमेंट फॉर फर्नीचर, बाय फर्नीचर, फिर बाय इन्वेस्टमेंट 96, फिर expenses paid, $14,500, फिर miscellaneous receipt 500. सेकेंड इफेक्ट दे दो. Freight inward trading में आएगा. Drawing means you are taking money home. If you take money home, your capital will become less. Furniture and investment balance sheet में लिख देंगे. Expenses P&L में आ जाएगा. Miscellaneous receipt P&L में credit में आ जाएगा. So let's post all these things. पूरा टॉपिक में अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में 2 rules only are there. Rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side, and rule number 2, all the remaining transaction 1 debit 1 credit आपको करना होता है. चले. फ्रेट इनवर्ड 3000 ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट 3000. फ्रेट इनवर्ड के बाद क्या था? ड्रॉइंग, यू आर टेकिंग मनी होम, योर कैपिटल बिकम्स लेस. ड्रॉइंग्स, जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी लेस ड्रॉइंग, कितना अमाउंट था? 3000. Yes. Sorry, 7000. Drawing is a 7000. फिर पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर, एड इन द फर्नीचर, जो भी ओपनिंग फर्नीचर है एडिशन फर्नीचर टू कैश. Then investment, 4% investment. Investments were purchased at 96. Investment to cash. फिर expenses including salary paid. Expenses including salary paid. Expenses including salary paid. And then miscellaneous receipt. Miscellaneous receipt. बोलो क्या क्या लिखा हमने? फ्रेट इनवर्ड
trading account, drawing, you taken money home, 7,000. Furniture, you purchased, add, investment, balance sheet, expenses, PML, and miscellaneous receipt, PML credit side. There are only two rules. Rule 1, all the transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. And rule 2, those transactions which do not come in opening balance sheet, one debit, one credit. Strictly and compulsory. ठीक है, चले आगे. ओके, क्या है नेक्स्ट? एक साइलेंट एडजस्टमेंट खत्म करें इसकी इंटरेस्ट की, क्योंकि बाद में कुछ आने वाला नहीं है. इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल माने ईयरली इंटरेस्ट रेट है 4% है. दे परचेस्ड ऑन 1 जुलाई. तो बताइए कब से कब तक का मुझे अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा? 1 जुलाई को हमने परचेस किया, ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर, 6 मंथ. अच्छा, याद है इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है. ध्यान से चेक करो, इन्वेस्टमेंट का आपको फेस वैल्यू नहीं दिया है. क्या आप बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना लेना है? याद करिए इन्वेस्टमेंट चैप्टर. जब भी हम इन्वेस्टमेंट एट 96, 97, 98 पर परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तब फेस वैल्यू क्या मानते हैं? 100. सही जवाब फेस वैल्यू 100 माना जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है. सो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. 2 rupees. 2 rupees. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4%, फेस वैल्यू 100. दिया नहीं है फेस वैल्यू. इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में डिफॉल्ट एजम्पशन है. इन्वेस्टमेंट वे परचेस्ड एट 96 था, एट 96, तो एट तो कॉस्ट हो गया था. सो 4%, फेस वैल्यू 100 फॉर 6 मंथ, 2 रुपी. सेकंड इफेक्ट, पीएमएल क्रेडिट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट. यहाँ तो इंटरेस्ट रिसीवेबल वर्ड भी चलता है, 2 रुपी. पीएमएल क्रेडिट बैलेंस शीट असेट. चले आगे. नेक्स्ट क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज drawn and accepted by customer during the year 10,000, BR to debtor. Bills for 2,000 were endorsed to creditor, creditors to BR, and of this bill 400 is dishonored. ये endorsed bill में से 400 dishonored हुआ है. So let's go first one. Bill accepted by customer, BR to debtors 10,000 करिए. BR to debtors 10,000. BR to debtors 10,000. डेटर्स में बाय भी आ. BR टू डेटर्स 10,000. बाद में 2,000 का बिल क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दो. जर्नल एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स टू BR. जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स टू BR, BR एंडोर्स्ड. BR में बाय क्रेडिटर्स. सो हमको बिल मिला, तब BR टू डेटर्स होता है ग्रीन कलर. फिर एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर्स टू BR. ऑफ दिस बिल 400 डिसऑनर. याद रखना, एंडोर्स बिल में से 400 डिसऑनर हो गया है. अब एंट्री कैसे करूं? किसी को आंसर देना है? एंडोर्स बिल डिसऑनर, वुड यू लाइक टू गिव द आंसर? So reverse entry. नहीं, टेल मी दैट एंट्री. डोंट से रिवर्स, टेल मी द एंट्री. So BR account debit to creditors account credit. तो वो इनकम्प्लीट आंसर है. फिर बिल को क्या हम घर जमाई बनाएंगे? ये So भाई साहब ने debit बोला, ये भाई to साहब ने बोला जब हम क्रेडिटर को बिल देते हैं तो क्रेडिटर टू BR करते हैं रिवर्स, BR टू क्रेडिटर, वो हाफ एंट्री है.
क्योंकि बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज को हम घर जमाई दामाद नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे सर उसको सर रिटर्न डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। वही बिल ऑफ एक्सचेंज हम डेटर्स को वापस देंगे, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। सो देखिए, पहले इनिशियली डेटर्स ने हमें बिल दिया था, हमने क्रेडिटर को दिया था, एंडोर्समेंट बोलते हैं। फिर क्रेडिटर हमें बिल वापस देता है, तो आपने सही बताया, इतना BR टू क्रेडिटर्स। फिर हम वही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करते हैं, डेटर्स को वापस देते हैं, तो डेटर्स टू BR। आप चाहे तो ये दो सेपरेट एंट्री करो, चाहे तो BR कट करके कंबाइन एंट्री क्या कर सकते हैं, डेटर्स टू क्रेडिटर। नॉर्मली स्कूल में आप ये कंबाइन वाली एंट्री करते थे ना, करेक्ट? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, चाहे तो आप सेपरेट करो, चाहे तो कंबाइन करो। क्रेडिटर ने मुझे बिल वापस दिया, BR टू क्रेडिटर्स, मैंने वही बिल डेटर्स को वापस दे दिया, डेटर्स टू BR। चलिए कंबाइन एंट्री कर देते हैं, आप लोग को भी लिखना है तो लिख डालो, ये पोस्ट कर दो कंबाइन। डेटर्स टू क्रेडिटर 400, एंडोस्ड बिल डिसऑनर। जर्नल एंट्री है डेटर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर ने मुझे बिल वापस दे दिया, BR टू क्रेडिटर, मैंने डेटर्स को दे दिया, डेटर्स टू BR, BR कट गया। द फाइनल आंसर इज डेटर्स टू क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए डेटर्स टू क्रेडिटर, एंडोस्ड बिल डिसऑनर 400 रुपीज था। एंडोस्ड BR डिसऑनर, डेटर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाय डेटर्स, endorsed BR dishonored, endorsed BR dishonored। जर्नल एंट्री इज डेटर्स टू क्रेडिटर, कंबाइन एंट्री कर दिया हमने। चले, यस सर। ओके, फिर क्या है, डी, goods costing 900 were used as advertising material। 900 का गुड्स एज ए एडवर्टाइजिंग मटेरियल लेके गए, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स। जर्नल एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स। सेकंड इफेक्ट, गुड्स यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल। Goods used as advertising material 900, advertisement to goods, advertisement to goods, डी पॉइंट था, गुड्स यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स, गुड्स आगे, goods are invariably sold to show a gross profit of 33.1/3% on sales। ये अभी हम नहीं कर सकते, because neither we have a sale nor we have a cost of sales। तो जब हमको cost of sale या तो sale मिलेगा तब gross profit calculate करेंगे। Difference in cash book, if any, is to be treated as further drawing or introduction by रशीद। अब जब कैश बुक क्लोज करेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो क्या समझने का, पैसा ज्यादा है तो समझने का रसीद अपने घर से लाया, पैसे की शॉर्टेज है तो समझने का रसीद अपने घर ले गया, ड्राइंग। तो ये कैश बुक यूज करेंगे, क्लोज करेंगे तब देखेंगे। प्रोवाइड 2.45% डाउटफुल डेट्स ऑन क्लोजिंग डेटर्स, जो भी हमारे डेटर्स आने वाले बैलेंस शीट में उसके पर 2.5% डाउटफुल डेट्स प्रोवाइड कर दो। सो प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, पता है जब भी डेटर्स आएगा
तब तो यहाँ आएगा डेटस, बैलेंस शीट में डेटस आता है, उसमें से कर देंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब भी डेटस मिलेगा तभी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर में। और सेकंड इफेक्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बैलेंस ये पीएनएल में आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पीएनएल में आ जाएगा। बट ये अमाउंट आप अभी नहीं निकाल सकते। पता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पीएनएल में डेबिट एंड डेटस से लेस बताते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटस अकाउंट में कभी नहीं आता है, याद रखना ये बात। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटस अकाउंट में नहीं होता है, वो डेटा से लेस बैलेंस शीट में होता है। जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओवर। चले आगे। यस सर। ठीक है, टेक्निकली सम खत्म हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई थी, करेक्ट। हमारी पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कर लिया था, फिर ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर कर लिया। अब किसका नंबर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। 1 डेबिट 1 क्रेडिट तो हमेशा याद रखना है। दो ही तो रूल है, रूल 1 रूल 2। रूल 1 क्या था? दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच कम इन ओपनिंग बैलेंस शीट ब्रिंग डाउन सेम साइड। एंड रूल 2, ऑल द रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस अदर देन ओपनिंग बैलेंस शीट 1 डेबिट 1 क्रेडिट। तो क्लोजिंग के लिए भी याद रखना ही है, भूलना मत। ओके, से फर्नीचर 6350, फर्नीचर 6350, लेकिन मुझे तो 7000 दिखता है, तो 6350 कैसे हो गया बताइए? तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सो एंट्री 6350 की नहीं करनी है, एंट्री किसकी करनी है? डेप्रिसिएशन 650। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट वे ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, बोला है फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू ओनली 6350 लिखनी है, तो आपको डेप्रिसिएशन करना है। टॉपिक का नाम है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। records maintained by businessmen are not properly maintained, incomplete, not maintained at all। तो डेफिनेटली हमको वापस से जब अकाउंट्स रीड्रॉ करना है तो बहुत सारा एजम्पशन करना है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हारी फेवरेट एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट, हमारी लाइफ की पहली फेवरेट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock, trading credit balance sheet asset, closing stock। ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट, फिर डेटर्स नहीं है, जब मिलेंगे तब लिखेंगे। क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स 15,000, जितने भी अकाउंट्स बैलेंस शीट में होते हैं, पता है उसके लेजर अकाउंट में वर्ड बैलेंस होता ही है। क्रेडिटर्स 15,000, बैलेंस वर्ड होना ही है। जो भी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में होते हैं उसके लेजर अकाउंट में बैलेंस वर्ड होता ही है। सो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, एक डेबिट एक क्रेडिट तो भूलना ही ले। क्रेडिटर माने लायबिलिटी, तो एक क्रेडिट एक डेबिट, क्रेडिटर्स। फिर क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, लेस एन असेट, अनपेड एक्सपेंस, एड एंड लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस 700, लेस एन असेट, प्रीपेड एक्सपेंस लेस एन असेट 700, लेस क्लोजिंग प्रीपेड 700। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट में, एंड आउटस्टैंडिंग भी कर ही लेते हैं ना, एड एंड लायबिलिटी। सो टेल मी आउटर कॉलम कितना हो गया?
दो लेस है, दो ऐड है। कितना हो गया ये? 14,200 है, चेक कर Yes, लो। sir. ओके, प्रीपेड बैलेंस शीट में लिख दो। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, prepaid and outstanding, prepaid and outstanding, prepaid and outstanding। आगे, and the last, cash and bank 625, cash and bank 625, one debit, एक दो लाइन छोड़ देना, one credit 625। पता है ना, जो भी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में आता है उसके लेजर अकाउंट में तो बैलेंस वर्ड होता ही है, टॉप सीक्रेट है हमारा। चलिए आगे, चलो अभी बचा क्या है पूरा प्रॉब्लम में? एक ही एडजस्टमेंट को हमने यूज नहीं किया है, एक जीपी रेशियो है और डिफरेंस इन कैश बुक, बाकी सब हमने कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्लोजिंग का कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम? क्लोजिंग का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या क्लोज करते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बीआर, बीपी, डेटर, क्रेडिटर एंड सीक्वेंस में, ठीक है। तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या मिलेगा? ये मेरा Debit. पहला मिसिंग फिगर है, कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? कैपिटल फाइंड करने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाते हैं। तो बनाइए, कितना है? 20,600. ये हो गया 31,800, करेक्ट। आपने कितना बताया था? 20,600. कैसे? मेरा तो 18,800 आ रहा है, चेक करो। हाँ सर, 18,800. ये बराबर है ना? हाँ सर। Rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. Those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. So opening capital 18,800, bring down same side. Rule number 1, bring down same side. आगे, BR account. We had a bill of exchange of 10,000. डिस्काउंट भी कर दिया, एंडोस भी कर दिया, तो जो भी बचा है बिल हमारे पास ही रहेगा। We had a bill of exchange of 10,000. ये मेरा सेकंड मिसिंग फिगर है। What is that amount? 10,000 में से हैंडओवर्स भी कर दिया है, डिस्काउंटिंग भी कर दिया है, 1660। हम अमाउंट पर सर्कल करते हैं, इट मीन्स बैलेंसिंग मिसिंग फिगर है। बैलेंस को सर्कल करते हैं, इंग्लिश वर्ड बैलेंस। पूरी दुनिया में मैं और आप अकेले हैं जो बैलेंस को सर्कल करते हैं, विच मीन्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बिया 1660, बैलेंस शीट।
डेटर्स में सोचना कितना मिसिंग फिगर है, डेटर्स में क्या क्या ट्रांजेक्शन होता ही है, चेक करिए डेटर्स, बी वेरी केयरफुल, विच आर द ट्रांजेक्शन ऑलवेज होता ही है डेटर्स में, बोलू, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल, नया सेल्स के पैसे रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल, सामने मनी कलेक्टेड एंड क्लोजिंग रिसीवेबल. These four transactions you have to have: opening receivable, new sale receivable, total receivable, money collected, closing receivable. बताइए कितना फिगर मिसिंग है? 2 फिगर्स आर मिसिंग. कौन सा? सेल भी नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स भी नहीं है. क्या करे? मोर देन 1 फिगर मिसिंग होता है, स्किप दैट अकाउंट, गो फर्दर, आगे आएंगे बाद में. चलिए क्रेडिटर में बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन मिनिमम होता ही है? ओपनिंग पेएबल, न्यू परचेस पेएबल, सामने पेमेंट में क्लोजिंग पेएबल, एक ही मिसिंग है. ओपनिंग पेएबल, न्यू परचेस पेएबल, टोटल पेएबल, पेमेंट मेड, क्लोजिंग पेएबल. कम ऑन, टोटल अप. 57,000. ये मेरा सेकंड मिसिंग फिगर है. परचेसिस नहीं, थर्ड मिसिंग फिगर है ये. परचेसिस, परचेसिस, परचेसिस टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री, परचेसिस, परचेसिस टू क्रेडिटर, परचेसिस, परचेसिस टू क्रेडिटर, purchases to creditor, purchases to creditor. अब कैश बुक क्लोज करो. देखो जो भी साइड डिफरेंस है रसीद लिख देना. Either it will become रसीद का एक्स्ट्रा न्यू कैपिटल और रसीद इज टेकिंग मनी होम ड्राइंग. चलिए कैश बुक में क्या पोजीशन है? रिसिप्ट साइड टोटल कितना है? रिसिप्ट साइड टोटल 66,415. ये 66,415, ये रिसिप्ट का टोटल है. पेमेंट का टोटल है 65,421. That means receipt side total is more. कितना डिफरेंस आया? $994. ये राइट है क्या? 994 चेक करो. हाँ सर. इतना पैसे की कमी पड़ रही है, कहाँ गया पैसे? ड्राइंग्स हो गए. रसीद ड्राइंग, पैसा घर ले गया. चेक कर लेना एक बार टोटलिंग. जो भी डिफरेंस है हमको इंस्ट्रक्शन था रसीद के अकाउंट में लिख दो. रसीद इज टेकिंग मनी होम ड्राइंग हो गया. ये रसीद, ये पैसा अपने घर ले गया, ड्राइंग हो गया. रसीद ड्राइंग कैपिटल से लेस कर दो. कितना है? 994. 994.
रसीद ड्रॉइंग, रसीद इज टेकिंग मनी होम, जो भी कैश बुक में डिफरेंस था, घोटाला था, कम पैसा था, शॉर्टेज है, रसीद अपने घर ले गया। चलिए आगे। नेक्स्ट क्या बचा? ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, फ्रेट है, बचा क्या है फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में? एक तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, और क्या नहीं है? सेल्स नहीं है। लेकिन हम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमें जीपी रेशियो दिया है 33 1/3% ऑफ सेल्स। हमें जीपी रेशियो दिया है दैट ऑलवेज जीपी इज 33 ऑन सेल। तो बताओ, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, सेल तो नहीं है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आएगा, फर्स्ट थॉट आएगा, वो इनकम्प्लीट है। आपके दिमाग में पहला थॉट ये आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल, वो इनकम्प्लीट है। क्यों? अरे भाई, वी हैव फ्रेट, वी हैव गुड्स यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल। सो सही जवाब है ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल का सही फॉर्मूला है ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फ्रेट इनवर्ड माइनस गुड्स यूज्ड एज एडवर्टाइजमेंट मटेरियल 900 एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। सही जवाब है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। कैसे करते हैं? ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट। सो ट्रेडिंग डेबिट में कितना है? 8000 प्लस 45,600 प्लस फ्रेट इनवर्ड 3000, और ट्रेडिंग क्रेडिट में गुड्स यूज्ड एज एडवर्टाइजमेंट मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना, बाय डेफिनेशन ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल होता है। इफ यू से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल है, गलत जवाब। इफ द मोर ट्रांजेक्शन, हाँ और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, फ्रेट एंड ऑल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सही जवाब है ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल होता है। व्हाट इज दैट अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल? किसी ने कैलकुलेट किया? So 48,700. 48,700। ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल है। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, ये कॉस्ट है। जीपी रेशियो कितना है? 1/3 on sales. यस, 1/3 ऑन सेल्स। तो 1/3 ऑन सेल इक्वल टू व्हाट ऑन कॉस्ट? Half याद of है? it. सेल में 1/2। नीचे, 1/2 on cost. सेल्स के अंदर प्रॉफिट होता है। सेल्स में डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है। सो 1/3 ऑफ सेल इज 1/2 ऑफ कॉस्ट, हाफ ऑफ कॉस्ट। सो जीपी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ कॉस्ट। ये हमारा जीपी हो गया। सेल्स को वहां बैलेंसिंग फिगर ले लो, या तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल ले लो, एक ही बात है। सो जीपी इज 24,350। यू नो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल ले लो, या तो बैलेंसिंग फिगर को आप सेल्स ले लो, एक ही बात, आंसर आएगा। सो 48,700 प्लस प्रॉफिट 24,350, कितना हो गया सेल? 73,050। आप चेक कर सकते हैं, 73,050 का 1/3 24,350 होगा। राइट, डेटर्स टू सेल, जीपी सेल्स की एंट्री होगी, डेटर्स टू सेल, और जीपी भी मिल जाएगा। कर दो, डेटर्स टू सेल 73,050 and GP also 24,350। लिख दिया?
सो याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट होता है, बी वेरी केयरफुल. सो डेटर्स टू सेल 73,050, डेटर्स टू सेल 73,050. इधर आप जीपी भी लिख सकते हैं. कितना था मेरा जीपी? 24 कुछ तो था, 24,350, 24,350. आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. $24,350 लॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 24,350. अब जीपी को बैलेंसिंग भी ले सकते थे. अब डेटर्स क्लोज कर दो, डेटर्स क्लोज कर दो. डेटर्स टू सेल कर दिया 73,050, डेटर्स क्लोज कर दो. देखो क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. डेटर्स टॉप सीक्रेट So 19,450. $19,450. मैंने अमाउंट 19,450 को सर्कल किया, मीन्स बैलेंसिंग अमाउंट. मैंने बैलेंस इंग्लिश वर्ड को सर्कल किया, मतलब बैलेंस शीट. सो डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख दो, डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख दो, डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख दो 19,450, डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख दो 19,450, डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख दो 19,450, डेटर्स को 19,450 बैलेंस शीट में लिख दो. आगे आगे क्या है? डेटर्स में और कोई एडजस्टमेंट था? हाँ था. क्या था एडजस्टमेंट डेटर्स में? Provision for doubtful debts. यस, F, adjustment F. Provide 2.5% doubtful debts on date closing debtors. Calculate कर दो. $2.5 doubtful debts on debtors. कितना आया? 2.5%. पैसे में तो राउंड ऑफ कर देंगे. 486 रुपीज है. राउंड ऑफ कर दो. पैसे 25 पैसे इग्नोर करता हूँ. 18,964. ओके. 486 provision for doubtful debts, 2.5% journal entry, a profit and loss to provision for doubtful debts. That's 486. $486 provision for doubtful debts, P&L में डेबिट 486. गेट मी जीपी एनपी सब हो गया. जीपी तो मिल ही गया था, एनपी निकाल दो अभी. So, 7791. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो. गेट मी नेट प्रॉफिट. So 7,791.
7791. Because of profit, you know, हमारी capital becomes more. Because of profit, capital becomes more. टोटल करिए। बाय द वे, आप लोगों की बैलेंस शीट हमेशा टैली क्यों होती है? खुशी के आंसू है, वाई? आपने देखा होगा हमारी बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक। मैं बैलेंस शीट सीधा क्वेश्चन में बोर्ड पर या तो नोटबुक में एग्जाम में बनाता हूँ, बैलेंस शीट मेरी टैली होती है। क्यों? रूल 1 रूल 2, जब तक हम रूल 1 रूल 2 बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। दुनिया इधर से इधर हो जाए, और प्रॉब्लम विल ऑलवेज टैली। हमारा प्रॉब्लम हमेशा टैली होता है। हमारा प्रॉब्लम हमेशा टैली होता है। और प्रॉब्लम ऑलवेज टैलीज। चले, खत्म करें, इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।